राइट। सो हमने ये समझ लिया कौन सी तीन चीजें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फैक्टर्स या रीजंस टू मैनेज द फाइनेंस। नंबर वन, इनकम एक्सपेंस बैलेंस आउट हो जाते हैं। नंबर टू, फ्यूचर रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम देखते हैं। नंबर थ्री, करेंसी वैल्यू। अगर हम अपनी करेंसी वैल्यू को कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे तो रिस्क ये है कि बैठे बिठाए लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पाकिस्तानी करेंसी डे बाय डे गिर रही है, तो अगर आप बिजनेस में इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको लॉस होगा। Therefore, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना बेहद जरूरी है। रिस्क आप पढ़ रहे थे, डेफिनेशन पढ़िए जरा। Arises where there are several possible outcomes and based on past relevant experience, probabilities can be assigned to the possible outcomes. तो यानी कि possible outcomes बहुत सारे हैं। Like for example, you are a student of ACCA and आप एग्जाम देने जाओगे तो you have many possible outcomes. Number one possible outcome, you pass. Number two possible outcome, you fail. Number three possible outcome, you become top scorer. Yes. ठीक है, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्लियर नहीं होगा पेपर? क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप टॉप स्कोरर्स में आओगे? तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे पॉसिबल आउटकम से तो आपको फिर नतीजा मिलेगा। तो आइए इसके अब डिफरेंट टेक्निक्स को हम देखेंगे। अनसर्टेनिटी को भी समझते हैं। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? हाउ इज अनसर्टेनिटी डिफरेंट फ्रॉम रिस्क? रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है हमजा? अनसर्टेनिटी में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमें कितना लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। रिस्क में हम अपनी कैलकुलेशन वाइज हम ये सोच सकते हैं कि शायद हमें इतना नुकसान हो जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी में मुझे ये लगता है रिस्क आपका खदशा है। क्या है? रिस्क आपका खदशा है। खदशे को और किसी वर्ड में क्या कहेंगे? शक। हाँ, आपको एक शक है, आपको एक कहीं ना कहीं डर है किसी बात का सही है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। अनसर्टेनिटी किसे कहेंगे? स्कूल्स का उर्दू वर्ड क्या होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग दो वर्ड्स हैं, आइए इसको देखते हैं। ये बड़ा, इसको सर्च करते हैं कि अनसर्टेनिटी का उर्दू वर्ड क्या है। राइट। खतरा खतरा और गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी। गैर यकीनी सूरत हाल यानी कि आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। जैसे कि कोविड आया था तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि कब स्कूल्स दोबारा खुलेंगे, कब हालात नॉर्मलाइज होंगे, कब लोगों की डेथ्स होना बंद होंगी, कब हम कोविड से निकलेंगे। कोई एस्टिमेट भी नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी। रिस्क, जहां आप कुछ ना कुछ अंदेशा लगा सको, कुछ आप अंदाजा लगा सको कि ये रिस्क फैक्टर है या ये इतने का नुकसान हो सकता है और हम इतने टाइम में रिकवर कर जाएंगे। जहां कोई ना कोई आपको खतरा नजर आ रहा है लेकिन आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये खतरा किस लेवल का है, कितनी अमाउंट का खतरा है। दैट इज रिस्क। ठीक है, अब आइए, अब आइए जरा इसको कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल। जबरदस्त वर्ड है, पढ़िएगा। अराइजेस वेयर देयर आर arises where there are several possible outcomes and no information, example, no experience, experience upon which to create probabilities. probabilities, so the degree of uncertainty cannot be quantified. क्वांटिफाइड। तो जब आप खतरे को क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो वो अनसर्टेनिटी बन जाती है, जब आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो आपका रिस्क बन जाता है। अब आइए रिस्क एनालिसिस। There are number of techniques for quantifying the risk of a project's cash flow. प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है वो क्वांटिफाई कैसे किया जा सकता है? थ्रू प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस जरा पढ़िएगा क्या है। A probability analysis of expected cash flows can often be estimated, for example, using past experience of similar project.
and use both to calculate an expected NPV and to measure risk. Next. Expected values. And expected values are weighted average that is calculated using probabilities. It is likely that you have used this technique before. Next. Expected. अब एक्टिविटी पे आते हैं. सही है. एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि आप एक वेटेड एवरेज कुछ देते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो जिससे आपको अंदाजा होता है कि अच्छा कितने परसेंटेज. देखो जब तक इंसान कोई चीज नंबर्स में नहीं लेके आता ना, वो अंदाजा नहीं लगा पाता कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है. अब आपको भी एग्जाम में स्कोर दिया जाता है, स्कोर देने से आपको पता चलता है वेयर डू यू स्टैंड. स्कोर के बगैर आपकी स्टैंडिंग नहीं पता चलती. ठीक है. सीबीटी वाला नेट नहीं चल रहा, मैंने अभी अपना हॉटस्पॉट लगा चेक. सो नेक्स्ट आइए एक्टिविटी 1 पे. एक्सपेक्टेड एनपीवी. Harry company is choosing between two mutually exclusive projects. The NPV of these projects depends on the rate of growth of the economy over the next 5 years. Forecast under scenarios of low, medium and high growth. यानी कि जब इदारे की ग्रोथ लो है, प्रोजेक्ट की ग्रोथ मीडियम है और जब हाई ग्रोथ है तो इसके ऊपर बेस करें फोरकास्ट. ठीक. थैंक यू. So आइए इधर देखते हैं. The NPV of these projects in dollar million depends on the rate of growth of the economy over the next 5 years. Forecast NPV is shown under scenarios of low, medium and high growth. अब आइए प्रोबेबिलिटी 0.25 लो ग्रोथ पे. ठीक है. प्रोबेबिलिटी 0.25 लो ग्रोथ. प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 1 मिलियन, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी -8 मिलियन. फिर नेक्स्ट मीडियम ग्रोथ 0.5, प्रोबेबिलिटी है 2.5 मिलियन जो है आपका पॉजिटिव एनपीवी है फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी का 4 मिलियन. हाई ग्रोथ पे 25% प्रोबेबिलिटी है हाई ग्रोथ पे और 4 मिलियन प्रोजेक्ट ए की एनपीवी है और प्रोजेक्ट बी की 16 मिलियन. अब बताएं इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट हम करें. तो इसमें से प्रोजेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी नीड टू कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी. एक्सपेक्टेड वैल्यू करनी पड़ेगी. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. प्रोजेक्ट की एनपीवी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. नहीं दूसरा सवाल. इलस्ट्रेशन एक्टिविटी 1 का. एक्टिविटी 1. प्रोजेक्ट ए 1 मिलियन था एनपीवी, 25% लो ग्रोथ प्लस नेक्स्ट का क्या था 2.5 मिलियन एनपीवी, 0.5% मीडियम ग्रोथ. प्रोबेबिलिटी 4 मिलियन एनपीवी मल्टीप्लाई बाय 0.25 हाई ग्रोथ. तो आपका प्रोजेक्ट ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रहा है 2.5, whereas प्रोजेक्ट बी का क्या आ रहा है 4. तो अब ज्यादा कौन सा है ये वाला, तो हम लेंगे क्या ये. सो प्रोजेक्ट बी हैज अ हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू and would therefore be chosen on the basis of this technique. However, if the company is a risk averse, अब ये risk averse क्या होता है. जब हम risk analysis पढ़ते हैं तो इसमें 3 तरह के risk takers होते हैं. Number 1 risk taker, Number 2 risk averse, Number 3 risk neutral. वो लोग, वो इन्वेस्टर्स जो के अग्रेसिवली रिस्क लेते हैं बिजनेसेस में उनको हम कहते हैं रिस्क टेकर्स. वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, सेफ साइड चलना पसंद करते हैं, वो रिस्क अवर्स. और रिस्क न्यूट्रल जो बैलेंस चलते हैं, ना बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ना बिल्कुल ही सेफ साइड चल रहे होते हैं, एक दरमियाना रिस्क लेते हैं जिसको हम रिस्क न्यूट्रल कहते हैं. तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हाई है तो लेना तो यही चाहिए, बट ये वो कंपनी लेगी जो रिस्क कवर्स होगी. क्योंकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात बताई गई थी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. यस और नो. तो यहाँ पे हायर रिटर्न आ रहे हैं तो डेफिनेटली हायर रिस्क छुपा हुआ है कहीं. यस और नो. तो ये वाला वही कंपनी लेगी जो रिस्क कवर्स. अगर रिस्क अवर्स कंपनी है तो वो इस प्रोजेक्ट को नहीं ले. इट मे बी डिटर्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट बी बाय 25% चेंज ऑफ नेगेटिव एनपीवी.
अगर वो रिस्क अवर्स होगी, अगर रिस्क टेकर होगी तो ले लेगी। अगर रिस्क टेकर होगी तो ले लेगी, और अगर रिस्क अवर्स होगी तो वो इसके लिए वो सोचेगी और क्योंकि सेफ साइड चलना पसंद है। ठीक है, इसमें मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट को हमने क्या इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं किया है, हमने लिए शामिल किया है, लेकिन वो फिर भी ज्यादा आता है। पर ये अब आइए नेक्स्ट। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, दोनों का वो बैलेंस कमेंट्स में आएगा आपके। दे दो मुझे। ठीक है, तो वो कमेंट्स की शक्ल में आपको उसको भी जहन में रखना है कि हमें किस तरह कमेंट्री करनी है। आइए नेक्स्ट। हमने एक्टिविटी 1 कर ली है, अब हम जा रहे हैं रिस्क एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िएगा। Probability distribution of expected cash flows can also be used to measure risk, for example, by calculating the worst possible outcome and its probability, calculating the probability that the project will fail to achieve a positive NPV. This may involve analyzing the risk of a single outcome. Example, the 25% risk of project being failure to achieve a positive NPV in the previous activity. Alternatively, risk may be measured by analyzing the risk of two risk outcomes occurring at the same time. This is called a joint probability. पढ़िए आपकी जॉइंट Joint probability, the probability of two risky outcomes occurring at the same time and is calculated as the probability of one outcome multiplied by the probability of the other. जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रिस्की आउटकम्स occurring at the same time and is calculated as the probability of one outcome multiplied by the probability of the other. यानी दो प्रोजेक्ट्स की जब हम एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कैसे हो रहा है ये। एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग प्लान्ड। द प्रोडक्ट हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 2 years. An analysis of similar projects has resulted in the following annual cash flow projections. Cash flow projection 1 अगर हाई है तो 56 मिलियन पर एनम डॉलर्स कमाएंगे, 60% चांस है। अगर लो है तो 44 मिलियन कमाएंगे, 40% चांस है। ईयर 2 में 44 मिलियन कमाएंगे, 30% चांस है। ईयर 2 में अगर लो होता है तो 36 मिलियन कमाएंगे, 70% चांस है। The outcome in year 2 is not dependent on the outcome in year 1. ये दोनों आपस में एक दूसरे में डिपेंडेंट नहीं है। सेटअप कॉस्ट जो है वो 77 मिलियन डॉलर्स लगनी है, which is payable immediately. Cost of capital 10% है। You are the management accountant and you are worried about the risk of the project. तो अब आप इसके कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम नंबर 1, ईयर 1 में लो परफॉर्मेंस हो, ईयर 2 में लो परफॉर्मेंस हो। लो लो, पॉसिबल आउटकम 1। पॉसिबल आउटकम 2, ईयर 1 में लो परफॉर्मेंस हो, ईयर 2 में हाई हो। लो हाई। पॉसिबल आउटकम 3, ईयर 1 में हाई परफॉर्मेंस हो, ईयर 2 में लो हो। पॉसिबल आउटकम 3, पॉसिबल आउटकम 4, ईयर 4, पॉसिबल आउटकम 4 क्या है कि ईयर 1 में हाई हो और ईयर 2 में भी हाई हो। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। जैसे कि एसीसी आप एग्जाम दोगे तो आपके पास 100 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 100 कैसे? 1 मार्क भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं, 66 भी आ। तो यू हैव 100 पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स है। अब ये चारों को अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसकी हमें क्या करनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी हम कैसे निकालेंगे? पॉसिबल आउटकम 1, ईयर 1 लो, ईयर 2 लो, प्रोबेबिलिटी क्या है? 40% ईयर 1 की, प्रोबेबिलिटी क्या है? 70% ईयर 2 की। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सही। इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। नेक्स्ट ईयर में हम नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम में जा रहे हैं। ईयर 1 लो, ईयर 2 हाई। पॉसिबिलिटी ईयर 1 40%, प्रोबेबिलिटी ईयर 2 30%, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1। थर्ड पॉसिबल आउटकम, ईयर 1 हाई, ईयर 2 लो, प्रोबेबिलिटी ईयर 1 60%, प्रोबेबिलिटी ईयर 2 0.7%। तो 60% मल्टीप्लाई 70% गिव्स यू 40, 0.42%। अब परसेंटेज में करना है तो 42% हो जाए। ठीक है, सिक्स पे लास्ट आउटकम 60%, 30% मल्टीप्लाई 18%। एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या निकलेगी? -76
7268 माइनस 7268 कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, 7268 मिलियन। तो जो माइनस वाला है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 28% से। अगला पॉसिबल एनपीवी जो है 660 का, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 12% से। फिर जो अगला आ रहा है 3640, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.42 से। फिर उसके बाद जो अगला आ रहा है 10,248, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18% से। तो हमारे पास 1259 एक्सपेक्टेड एनपीवी आ। ये जब तक आप लिख के नहीं करोगे तब तक आपके जहन में रजिस्टर नहीं होगा। यहाँ आपने समझ लिया है, घर जाके इसको डेफिनेटली लिखकर आपने करना है ताकि रजिस्टर हो कि अच्छा ये ऐसे हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड एनपीवी ऐसे। ऑल्टरनेटिव तरीका भी दिया हुआ है जिसमें कैश फ्लो और फिर ईयर 1 से लेके ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ये वाला जो ज्यादा आसान लगे वो आप कर लें। Joint probabilities next क्या बोल रहे हैं activity to identify the probability of the project having a negative NPV, identify the NPV of the most likely outcome। तो ये हम कैसे करेंगे, cash flows are low in years 1 and 2 which has a probability of 28%। Cash flows are low in year 1 and high in year 2 which has a probability of 12%। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं 28 प्लस 12%, 40% आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। नाउ द मोस्ट लाइकली आउटकम इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी is that the cash flow in year 1 is high and year 2 is low, so the most likely outcome is 3640। यानी जिसकी मैक्सिमम एनपीवी आ रही है ना, मैक्सिमम आपने वो चूज करना है। तो मैक्सिमम एनपीवी यहाँ हमने देखी थी क्या क्या आ रही थी, 3640। मैक्सिमम यहाँ पे एनपीवी ये 3640 पे आ रही है, मगर ये जो है ये दोनों बिल्कुल हाई कंडीशंस हैं और ये वाली हाई एंड लो है, और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यकीनन इसका आंसर ज्यादा आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम अब जाएंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी, प्रॉब्लम्स विद प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। मसला क्या है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के साथ, क्योंकि हर टेक्निक की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, प्रोस भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं। तो इस टेक्निक की लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम्स पढ़िए और मुझे समझाइए। There are number of problems with an investment may be one off and the expected NPV may never actually occur. Example, if there is a 50% probability that the NPV will be 10,000 plus and a 50% probability that there will be 2,000 negative, the expected value of the NPV is 4,000। मल्टीप्लाई किया ना 10,000 को अच्छा 50% से और 2,000 को 50% से, तो फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो 4,000 आ रही है। On this basis the project will go ahead, however an NPV of 4,000 is not expected to happen, the NPV will either positive 10,000 or negative 2,000। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ऐसी फिगर हमें बताता है जो कि रियलिटी में आनी ही नहीं। या तो वो प्रोजेक्ट करके हमें $10,000 का फायदा होगा या 2,000 का नुकसान होगा। तो ये बीच का फिगर 4,000 हमें क्या फायदा दे रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेड वैल्यू या प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट, Assigning probabilities to future events and outcomes is usually highly subjective। अगेन किसने कहा प्रोबेबिलिटी 50% चांस है, किस बेस पे कहा, हम में से किसी को भी फ्यूचर का नहीं पता, हम सब अपना एक्सपीरियंस और अंदाजे के बेस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो वो सब्जेक्टिव होता है, मैं प्रिडिक्शन दूंगी वो कुछ और होगी, आप प्रिडिक्शन दोगे वो बिल्कुल कुछ और होगी, क्योंकि आपका जाविया नजर कुछ और है, मेरा कुछ और है, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कुछ और है, मेरी कुछ और है। तो हम दोनों ही जब डिफरेंट देंगे तो ये हाईली सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा। इदारे के भी फिर दो डायरेक्टर्स आपस में उलझ पड़ेंगे, क्योंकि एक बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा डायरेक्टर बोलेगा नहीं वो प्रोजेक्ट ज्यादा फायदेमंद लग रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो किसने बताया कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है और कौन सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव मैटर है। फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर आउटकम्स को कोई भी एक्यूरेटली प्रिसाइसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन तो नहीं कर सकता, बट अब एआई डेवलप किया जा रहा है जो कि काफी क्लोज आ रहा है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब फोरकास्ट बताया जाता है कि बारिश होगी तो
95% चांस होता है कि हो जाती है, 5% फिर भी चांस होता है कि वो भी इनएक्यूरेट हो, ना हो। नेक्स्ट आइए थर्ड। Expected values do not evaluate the range of possible NPV outcomes. If a company has a neutral attitude to risk, it can be assumed that it will select an investment that is forecast to create the highest expected net present value. However, if a company is especially risk averse or if it is risk seeking in the hope of high returns, then a company's decision making will be influenced by the risk appetite. जी क्या कह रहे हैं? क्या है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो हमें पॉसिबल आउटकम की कोई रेंज भी नहीं दे सकती। बाकी अगर कंपनी को जो है रिस्क थोड़ा लेना भी है नहीं भी लेना, उसके रिस्क एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और वो कह रहा था कि मैम मुझे अभी क्लास स्टार्ट करनी है और सितंबर अटेम्प्ट F5 देनी है। तो मैंने कहा बेटा F5 का जो सिलेबस है ना वो बहुत लेंदी है और तुम बहुत लेट आए हो। पढ़ाने को तो मैं 1 महीने में पढ़ा दूं आपको, अगर मैं पढ़ाऊं लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज कैसे पढ़ोगे आप? फिर उसने जो अपनी रूटीन बताई, वो फुल टाइम जॉब कर रहा है, ट्यूशंस भी दे रहे हैं। तो पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा सितंबर के लिए, तुम दिसंबर के लिए जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। तो मैंने उसको बता दिया कि ये फैक्ट्स हैं। अब मर्जी आपकी है, उसकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि वो लेना चाह रहा है रिस्क, क्योंकि पैसा उसका, पढ़ना उसने, एनर्जी उसने लगानी है, इट्स हिज चॉइस। अगर वो रिस्क सीकर है तो हो सकता है वो छलांग लगा ले, शायद तुक्के में निकल जाए, बट चांसेस आर वेरी लो, प्रोबेबिलिटी बहुत लो है मेरे मुझसे अगर ठीक है। अब आइए, अब अगर कोई रिस्क अवर्स है तो वो नहीं लेगा, वो बोले, वो डर जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैम मैं क्यों जल्दी करूँ, दिसंबर में जाऊंगा, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कि वो रिस्क एपेटाइट क्या है उस इदारे का। अदर टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क, दूसरी टेक्निक्स क्या है मैनेजिंग रिस्क की? नंबर 1 सिमुलेशन एंड नंबर 2 कंजर्वेटिव फोरकास्ट। क्या है ये दोनों, जरा पढ़िए और समझाइए। Random numbers are assigned to a different values of variables to reflect their probability. This is assessed as the standard deviation of the forecast NPVs from repeated simulation and the probability of a negative NPV. However, because random numbers are based on probability, there is a danger that they may be highly subjective. अब यहाँ पे सिमुलेशन का जो वर्ड है ना, वो इस्तेमाल होता है किसमें? मॉडलिंग में। मॉडलिंग यानी कि जब कोई इंसान पायलट भी बनता है ना, तो उस पायलट को सिमुलेशन से गुजरना पड़ता है। और वो सिमुलेशन क्या होता है कि इट्स अ प्रिटेंड सिचुएशन, यानी कि उसको एक जहाज में बिठाया जाता है जो कि डिजाइन ही इसलिए हुआ है कि कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जा सके, उनको फर्जी हालात में डाल के उनकी हर चीज को चेक किया जा सके। तो वो पायलट जाते हैं उस प्लेन में और उसमें मुख्तलिफ चीजों की सिमुलेशंस करवाई जाती है। पायलट को नहीं पता होता, वो उसका एग्जाम होता है, उसको नहीं पता होता कि कौन सी सिचुएशन उसको दी जाएगी। एक सिचुएशन उसको दी जा रही है कि भाई आपके इंजन में ना बर्ड फंस गई है और वो इंजन फेल हो गया, हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड? यू हैव पैसेंजर्स, 300 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल उसको वो सारी चीजें करनी होती है कि पहले उसने इन्फॉर्म करना है मेडे मेडे मेडे, फिर उसने क्या करना है, फिर उसने कौन सा बटन दबाना है, फिर कौन सा लेवर दबाना है, फिर किस तरह प्लेन को बचाने की कोशिश करनी है, फिर एक इंजन के साथ कैसे चला के लाना है, फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ ढूंढना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, वो सारा प्रोसेस वो करता है ताकि वो ट्रेन हो जाए, ताकि उसका एग्जाम और टेस्ट हो जाए कि भाई वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। और उस दौरान उसकी पूरी बॉडी पे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं कि उसकी हार्ट बीट कितनी हो रही है, ब्लड प्रेशर कैसा हो रहा है, क्या ये फिजिकली फिट है कि एक्चुअली में जब वो 7,000 8,000 9,000 फीट की बुलंदी पे होगा और 300 पैसेंजर्स और जो स्ट्रेस आएगा कि कुछ भी सिचुएशन है वो कैसे संभालेगा। तो ये सिमुलेशन उसको कराई जाती है। तो इसी तरह इदारे में भी, एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, वो एक सिमुलेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अगर तो बहुत वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन होगी तो क्या होगा, हमारा कितना पैसा डूब सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर बहुत अच्छी सिचुएशन होगी तो क्या क्या हो सकता है, अगर नॉर्मल सिचुएशन होगी तो क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स को सामने रखा जाता है। दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन, कि बुरा वक्त आने से पहले बुरे वक्त की तैयारी कर। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग? A traditional way of dealing with the risk is to reduce estimated project cash inflows to an ultra safe level. That is, the cash could be no worse than
These cash flows are then discounted if they are risk-free using a low risk-free cost of capital. This is sometimes called a certainty equivalent method. There is a danger with this technique that the likely benefits of the investment may be understated and potentially attractive investment may therefore be rejected. क्या कह रहे हैं? ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और हम और आप करते हैं कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग। जब हम एग्जाम देके आ जाते हैं ना घर पे, हम क्या करते हैं, कम से कम अपने आप को मार्क्स देते हैं कि कम से कम भी अगर आए तो कितने आ जाएंगे, इसमें मिनिमम 5 तो आ ही जाएंगे, इसमें मिनिमम 3 तो आने ही चाहिए, इसमें मिनिमम मैंने 2 पॉइंट्स तो सही लिखे थे, 2 तो मिलने ही चाहिए। तो कम से कम करके भी ना जब हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना, बोलते हैं 50 आ रहे हैं यहाँ से। अगर कम से कम करके 50 आ रहे हैं तो मतलब चलो आ तो जाएंगे, मिनिमम मैंने वर्स्ट मार्किंग दी है अपने आप को, बुरी से बुरी मार्किंग। तो कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग इसको करते हैं कि वर्स्ट कम सिचुएशन, सबसे मिनिमम कैश फ्लोज को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम देख रहे हैं, एनपीवी देख रहे हैं, तो अल्ट्रा सेफ लेवल पे हम देख रहे हैं कि भाई मिनिमम 2000-3000 तो कैश आ ही जाएगा महीने का, हर हफ्ते का। तो फिर उसके हिसाब से हम रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी चल रहे होते हैं। सो नाउ दिस इज समटाइम्स कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है सरवंजा? प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू या फिर किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप बोलोगे ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वर्ड तो पढ़ा ही नहीं था, तो वो इसलिए नहीं पढ़ा कि वो निकल गया। कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग का दूसरा नाम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। There is a danger with this technique that the likely benefits of investments may be understated and potentially attractive investments may therefore be rejected. हो सकता है आप अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में जो उस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, पॉसिबल जो वहां से प्रॉफिट आ सकता है, वो आप देखने से कासिर रह जाए और फिर आपके हाथ से एक सोने वाला प्रोजेक्ट, कहते हैं ना सोने की चिड़िया वाला प्रोजेक्ट, हाथ से निकल जाए। तो ये है कंजर्वेटिव फोरकास्ट। सही। नेक्स्ट आइए, अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अब इसमें एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। पढ़िए। Key method of analyzing the uncertainty surrounding a capital expenditure project and enables an assessment to be made of how responsive the project NPV is to changes in a single variable that affect a project's NPV. A project's NPV will depend on a number of uncertain variables, example selling price, sales volume, operating cost, etc. The basic approach of sensitivity analysis is to calculate what the value of a single variable would have to change to change a project's NPV to zero. Sensitivity analysis therefore provides an indication of which variable a project's NPV is most sensitive to. Management should review critical variables to assess whether or not there is a strong possibility of events occurring which will lead to a negative NPV. Management should also pay particular attention to controlling those variables to which the NPV is particularly sensitive. Once the decision has been taken to accept the investment, a simple approach to calculating sensitivity is as follows. Project NPV divided by present value of project variable in 100 लिख लीजिए अपने पास, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ हम ये देखते हैं कि देखो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार आपको रेफर क्यों कर रही हूँ कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। अभी एज ए स्टूडेंट एसीसीए इज योर इन्वेस्टमेंट, इज योर प्रोजेक्ट। तो एसीसीए में आपने इन्वेस्ट किया है, ये आपका प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट, ये जो एसीसीए करना है, इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है? आपकी एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका जहन काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिजिकली आपके अंदर स्ट्रेंथ है आपकी क्लासेस लेने की, घर में घंटों पढ़ने की, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी। फिर और कौन सा फैक्टर है? आपका एग्जाम अच्छा जाए, क्या आप इमोशनली पीसफुल हो? घर में अगर आपके अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही है तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी मेंटली। आपके घर पे कोई परेशानी, माली परेशानी आ गई है, कोई बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई है, कोई कोई कैलामिटी आ गई है, कोई दरिया में बहा ले गया आपका घर को, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो। तो इमोशनली डिस्टर्ब बंदा कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो काम हो, जॉब हो। तो एनर्जी, इमोशनली पीसफुल। नेक्स्ट, और क्या फैक्टर्स हैं? फंड्स, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियली आप साउंड हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप फीस दे सकें ट्यूशंस की, अपने एग्जाम्स की, अपनी बुक्स की। और
प्रोजेक्ट्स। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात, अगर बाहर इस वक्त पॉलिटिकल हालात खराब हो जाए और हर जगह चक्का जाम हो जाए, क्या आप क्लास तक पहुंच पाओगे? क्या आप अपने एग्जाम तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इकोनॉमिक हालात, मुल्क के अगर इकोनॉमिक हालात बहुत बदतर चल रहे हैं या मुल्क में बहुत ज्यादा केओस फैला हुआ है, कोई लड़ाइयाँ चल रही है, कोई वॉर चल रही है, आप पीसफुली कैसे ऑपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकता। अभी कुछ दिनों के लिए 3 दिन की इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, सब कोई स्ट्रेस्ड आउट थे, बहुत ज्यादा एंड लेवल थे। तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कल रात सब कुछ बर्बाद होने वाला था, लेकिन अचानक से ट्रम्प बीच में आ गया, रुकवा दी वो। ठीक है, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाता। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या करता है? सेंसिटिविटी एनालिसिस ये चेक करता है कि कौन से फैक्टर में अगर 1% भी तब्दीली आ जाए तो वो प्रोजेक्ट को किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार हो जाए तो वो, फॉर एग्जाम्पल, वो 1% है कि आपको सिर्फ एक दिन का बुखार था, अगले दिन आप ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने कितना इम्पैक्ट किया आपकी पढ़ाई? हल्का सा, मामूली सा। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला जाता है, तो फिर उसका कितना इम्पैक्ट है? फिर कोई अगर इस तरह का, जैसे अभी वॉर वाली सिचुएशन थी, अगर प्रोलॉन्ग कर जाता तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली वो पैमाना है जो चेक करता है कि इस फैक्टर के डिस्टर्ब होने से प्रोजेक्ट कितना डिस्टर्ब होगा, इस फैक्टर के डिस्टर्ब होने से ये प्रोजेक्ट कितना डिस्टर्ब होगा, इस प्रोजेक्ट के डिस्टर्ब होने से ये प्रोजेक्ट किस हद तक डिस्टर्ब होगा, तो वो कैलकुलेट करता है। तो प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वही फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आइए इसका सवाल हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या चीज हमें बता रहे? Kenny Company is considering a project which required an initial investment of $7 million and is expected to result in sales of 100,000 units per year at a selling price of $65 and a variable cost per unit of $20. Kenny Company has a cost of capital of 8%. आपके पास डेटा मौजूद है, years, discount factor, present value of initial investment, present value of variable cost, present value of sales, present value of net cash flow. The project has a positive NPV of positive $1024,000 and therefore would appear to be worthwhile. The project's IRR has been estimated as 18.5%. Tax can be ignored. Requirement क्या कह रही है? Measure the sensitivity of the project to changes in initial investment, sales volume, selling price, variable cost, cost of capital. जहाँ पे वेरिएबल सेक्शन है नीचे उसकी एग्जैक्टली आपने उसकी एनपीवी लिखनी है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर अगले उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम। जरा इसको कीजिए खुद से, फॉर्मूला आपने लिख लिया था अपने पास, अब जरा लिख करिए इसे। प्रोजेक्ट की एनपीवी बता दी गई है 1024, पहले वाले का बताइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना, मेरा है 14.6। 14.6, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सेल्स वॉल्यूम का निकालिए। सेल्स वॉल्यूम जी, सेल्स वॉल्यूम दोनों सारे में अलग अलग निकलेगा। इसका अगर वो सिर्फ सेल्स वॉल्यूम निकाल लो, सेल्स वॉल्यूम 100,000 यूनिट्स पर ईयर है, बस डिवाइड करें पॉजिटिव एनपीवी से।
1.024 1.024 तो नहीं आ रहा। देखिए वॉल्यूम क्या लिया है इन्होंने, 1024 डिवाइडेड बाय 11590 माइनस 3566। सेल्स वॉल्यूम इन्होंने निकाले, दिस विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करेगा। Project will only just provide the required investment return if sales volume is 12.8% lower than estimated, assuming all other variables are unchanged. तो ये बात आपको समझ आई होगी कि सेल्स वॉल्यूम जब भी होगा तो आप सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के ऊपर करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी कहानी। अच्छा अब बाकी जो भी है वो सब आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत बेसिक है, इसमें मैं ज्यादा अंदर अब नहीं जा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए किस तरह निकाला है, 10.5% डिवाइडेड बाय 8%। 10.5 projects IRR is 18.5%, which is 10.5% above the cost of capital. IRR 18.5% क्वेश्चन में गिवन था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% क्वेश्चन में गिवन था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10.5, 10.5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास 135% आ जाएगा बिफोर द एनपीवी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका था सेंसिटिविटी एनालिसिस। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, एक्टिविटी 3, requirement, calculate the sensitivity of the NPV to the changes in sales volume and to the changes in the selling price. Give your answers to 1 decimal. एक मिनट, ये अब आप होमवर्क के लिए कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। मैं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वीकनेसेस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, वीकनेस क्या है, जैसे हमने समझा कि हर टेक्निक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इसके क्या कॉन्स हैं। These are as follows. The method requires that only one variable changes at a time. However, management may be more interested in the combination of the effects of changes in two or more key variables. भाई ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके, हाँ, ये सारे भी तो एट अ टाइम अफेक्ट हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, यस और नो, या इनमें से कोई 2 कोई 3 कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वन फैक्टर को ही कंसिडर किया जाए, जो कि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंसान के। नेक्स्ट सेकंड, looking at factors in isolation is unrealistic since they are often interdependent. interdependent. Example, if demand for a product is low, then this may also mean that the selling price will not be as high as expected. ठीक है, तो सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, तो आप इमोशनली भी पीसफुल नहीं हो, फिर उसका इफेक्ट आपके कारोबार पे भी आएगा, फिर हो सकता है आपकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगा, कंटिन्यूअसली आपकी तबीयत खराब है और परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अंडर परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट थर्ड, It does not provide a decision rule parameter defining acceptability of an investment project given the uncertainty must be laid down by manager using their judgment. इसमें कोई डिसीजन रूल का कोई वो नहीं है कि भाई जैसे हमने एनपीवी का बोला है कि पॉजिटिव एनपीवी है तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव एनपीवी है तो रिजेक्ट करो, बट सेंसिटिविटी एनालिसिस कितने परसेंटेज आएगा जो हम क्या करेंगे उस परसेंटेज का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ हमें बता रहे कि वो कितने परसेंट अफेक्ट हो रही है, दैट्स इट। अदर टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग अनसर्टेनिटी, अदर टेक्निक्स क्या है, सिनेरियो बिल्डिंग, पहले से आपने किसी का माइंड बनाया, सिनेरियो बिल्ड किया, तो यहाँ आप अनसर्टेनिटी से बच सकते हो। पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाल दिया, यहाँ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी से बचा जा सकता है, एंड दैट्स ऑल। वैसे अनसर्टेनिटी से तो बचा ही नहीं जा सकता, वो तो कुछ हाँ वो तो कुछ भी कर लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको थोड़ा जल्दी भी जाना है तो इसलिए मैं और प्रोलॉन्ग नहीं करूंगी, आपको रोकूंगी नहीं, 2:20 हो रहे हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एसिड रिप्लेसमेंट, लीज वर्सेस बाय, कैपिटल रैशन। ओके, अच्छा मंडे को अब नेक्स्ट मंडे को है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।